Vedic Saraswati is discovery through scientific signatures in Himalaya and present-day status of oblivion पर हिमालय में सरस्वती की खोज तथा इसकी लुप्त होने की प्रक्रिया। इससे पहले कि मैं अपने सब्जेक्ट में के आगे बढ़ूं, मुझे कुछ दो स्लाइड्स मैंने यहाँ लगाई हैं, सिर्फ कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स एक्सप्लेन करने के लिए जिनका मैं बार बार आगे चल के प्रयोग करूँगा ताकि आपको मैं समझा सकूं। बाईं ओर जहाँ मैंने बेसिन लिखा है, एक काले रंग से टेढ़ी सी लाइन खींची है जिसे नदी दिखाने का प्रयत्न किया गया है और एरो से उसका प्रभाव भी दिखाया गया है। साथ में लाल रंग से एक उसको इनक्लोज भी कर दिया है। तो उसका अर्थ ये हुआ कि लाल क्षेत्र के भीतर के जितना प्रवाह है, जितने नदी नाले हैं, वो सभी किसी मुख्य नदी में गिरते हैं। अर्थात ये इसका बेसिन एरिया हो गया, बेसिन हो गया उस नदी का। अब इसका नाम जो है, जो नदी का नाम होता है वही बेसिन का नाम होता है। जैसे मान लीजिए गंगा नदी, तो गंगा नदी का बेसिन गंगा बेसिन कहलाएगा। ये तो हुई पहली बात। दाईं तरफ मैंने क्रिस क्रॉस कुछ नंबर्स लिखे हैं, ये है बेसिन एनालिसिस। जब दो नाले आपस, और ये स्टेलर सिस्टम पर बेस्ड है, जब दो नाले आपस में मिलते हैं तो वो फर्स्ट ऑर्डर डिवीजन है। आगे चल के जब दूसरा नाला मिला तो वो सेकंड ऑर्डर हो गया। उसके नीचे डाउनस्ट्रीम में तीसरा मिला तो थर्ड ऑर्डर हो गया। इसी प्रकार फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर और सिक्स्थ ऑर्डर। हाँ, दूसरी बात यह है कि बाईं ओर जरा नीचे देखें तो मैंने एक क्रॉस सेक्शन नदी का बनाया है, जिसमें सबसे नीचे आप देखेंगे कि गोल गोल गोले बनाए हैं, ये हैं पेबल्स। जब नदी प्रवाह करती है, डॉट डॉट लाइन से पानी दिखलाया है, जब नदी प्रवाह करती है तो अब अपने बेड रॉक को इरोड करती है और उसके साथ पेबल्स, छोटे छोटे पेबल्स उसके साथ वो फ्लो करने लगे, साथ में ट्रांसपोर्ट होने लग जाते हैं। और उधर पानी में ऊपर सेडिमेंट्स, बड़े नन्हे सेडिमेंट्स साथ में फ्लो करते हैं, तो जिसे हम कहते हैं सस्पेंडेड सेडिमेंट लोड। नीचे बेड लोड और ऊपर सस्पेंडेड सेडिमेंट लोड। ये हुई दूसरी बात। अगली बात है कि मैं एक और टर्म बहुत बार प्रयोग करूंगा, उसका वो है टेरिस। होता क्या है कि रिवर में अपने साथ बेड लोड लेके चल रहा है, सस्पेंडेड सेडिमेंट लोड लेके चल रहा है, लेकिन अगर किसी कारण उसकी वेलोसिटी में, उसकी स्पीड में कमी आ जाए तो उसकी ये लोड कैरिंग कैपेसिटी वो भी कम हो जाती है। फलस्वरूप जहाँ उस जगह स्थान पर उस पर कमी आई, उस स्थान में ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और इस तरह से वो जो डिपॉजिट बनता है उसे हम कहते हैं टेरिस। मैंने लाल रंग से बेंड के ऊपर ये दिखाने का प्रयत्न किया है, इसे कहते हैं हम टेरिस। तो क्योंकि ये रिवर बेड के साथ है तो ये T0 टेरिस होगा। लेकिन इस वैली में जो पहले जो टेरिस बने हैं, इसके ऊपर जो टेरिस होगा वो T1 होगा, उसके ऊपर और जो टेरिस होगा वो T2 होगा, इसके ऊपर और जो टेरिस होगा वो T3 होगा। कहने का अर्थ ये है, अब इसके दाईं तरफ आप देखें तो वी शेप में मैंने कुछ बनाया है। ये रिवर वैली का क्रॉस सेक्शन है। तो T0 बेड बिल्कुल बेड में है। जैसे जैसे इन टेरिसेस की आयु पुराने होते चले जाते हैं, इनकी एलिवेशन भी बढ़ती चली जाती है। जैसे T1 हुआ, T2 हुआ और वो सबसे ऊपर में T। पूर्ण बात और भी है। फिर और दूसरा है कि एक और प्रकार की वैली हमको दिखती है जो है यू शेप्ड वैली।
ये एक ग्लेशियर की वैली होती है। अब ग्लेशियर क्या है मैं थोड़ा इसकी बात आगे चल के बात करूँगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नदी अपना बेड मात्र सी लेवल तक ही एरोड करने की क्षमता रखती है, उसके नीचे वो नहीं एरोड कर सकती, जबकि ग्लेशियर सी लेवल के नीचे भी एरोड कर सकते हैं। हाँ, अब प्रश्न ये है कि हमारे मानस पटल पर सरस्वती की बहुत गहरी छाप है। जब भी हम भारत के पवित्र नदियों का नाम लेते हैं, नदियों के नाम लेते हैं, तो सबसे पहले गंगा, फिर यमुना और तीसरी है सरस्वती। अब आज की तारीख में गंगा भी उपस्थित है, यमुना भी उपस्थित है, लेकिन सरस्वती कहाँ है इसके बारे में सुना सभी ने है, लेकिन जानता कोई नहीं कि वो कहाँ है। तो अब हम अपने विश्व के आदि ग्रंथ ऋग्वेद में अगर चलें तो उसमें वर्णन है कि ये बहुत ही विशाल नदी थी, सरस्वती बहुत ही विशाल नदी थी, और सरस्वती का बहुत बार वर्णन आया है इसमें। ये हिमालय से निकलकर मैदानों में बहती थी और आगे चल के ये अरब सागर में मिलती थी। तो ये एक ऋचा मैंने यहाँ दिखलाई है, ये ऋग्वेद से है। यह है अम्बी तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती अप्रशस्ता एवं स्मसी प्रशस्ति मांब नस्कृति। इसका दिखाने का है कि यहाँ सरस्वती के 3 रूपों का वर्णन किया गया है। मैं मात्र नदी तमे रूप, नदी के रूप में जो वर्णन हुआ है उसी की ही बात करूँगा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि बहुत ही विशाल नदी थी। इसके एक छोर पर यदि कोई खड़ा हो गए तो इसका दूसरा छोर देखना चाहे तो दूसरा छोर दिखलाई नहीं पड़ता था। इसके किनारे बसने वाले विद्वान ब्राह्मण सारस्वत वेदों की कंपाइलेशन इस नदी के किनारे हुई। हाँ, दूसरा ऋग्वेद में सरस्वती जब उसका भूगोल का वर्णन किया गया, वैदिक ज्योग्राफी का वर्णन हुआ, उसमें सरस्वती का वर्णन आया है जब सप्त सिंधु का वर्णन किया गया। ये नदी सप्त सिंधु के सबसे पूर्व में बहती थी। ये मानचित्र सबसे पहला मानचित्र है जो एक फ्रांसीसी जर्नल में 1881 में पब्लिश हुआ था, और इसमें वैदिक सरस्वती रेड एरो से दिखलाई था। अब जब कहा जाता है कि ये इतनी विशाल नदी थी, तो ये स्वाभाविक है कि इसका एक पेरेनियल सोर्स होना आवश्यक है जिससे इसको नरिशमेंट मिलती रहे। अब पेरेनियल सोर्स मतलब एक ऐसा रिजर्वायर जो इसे 12 महीने इसके वाटर नरिशमेंट इसे देता रहे। आज के तारीख में ये ऐसे रिजर्वायर्स हिमालय में उपस्थित हैं जिन्हें हम ग्लेशियर्स कहते हैं। ग्लेशियर नदी, या हिंदी में इसका हिमनद करके अनुवाद है, अर्थात वो नदी जिसमें आइस, स्नो एंड आइस फ्लो करती है, उसे ग्लेशियर कहते हैं। अंतर नदी और इसमें मात्र इतना है कि नदी में पानी बहता हुआ दिखता है, किंतु ग्लेशियर में स्नो आइस बहती हुई नहीं दिखती। इसे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट से मेजर करना पड़ता है। और आज हिमालय में पूरे हिमालयन एरिया का 9.3% भाग ग्लेशियर से कवर्ड है। अब हमें ये खोज करनी है कि वास्तव में हमारा क्रिटिकल जोन कौन सा है, क्रिटिकल बेसिन आइडेंटिफिकेशन फॉर वैदिक सरस्वती इन हिमालय। अभी मैं आपको उत्तर भारत का रिवर मैप दिखलाऊंगा। चलिए, हिमालय का उत्तर भारत का नदी रिवर मैप है।
अब इसमें आप थोड़ा बारीकी से देखें तो आपको दो प्रकार के समूह दिखाई देंगे। उत्तर पश्चिम में जहाँ इंडस सिस्टम लिखा हुआ है, ये नदियों का समूह हिमालय से निकलकर मैदानों से बहता हुआ अरब सागर में मिलता है। जबकि दाईं तरफ जहाँ गंगा सिस्टम लिखा हुआ है, वहाँ ये नदियों का समूह पूर्व की ओर बहता हुआ बंगाल की खाड़ी में समाहित होता है। यहाँ ब्रह्मपुत्र भी इसी में सम्मिलित है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, वैसे तो मैंने लाल रंग से यहाँ लगा दिया है क्रिटिकल जोन, लेकिन क्यों? गंगा सिस्टम में बहने वाली नदियों की सबसे वेस्टर्न मोस्ट नदी है यमुना। यमुना नदी मैदानों में पहले दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है, फिर सडनली ये पूर्व की ओर घूमती है और पूरा एक घुमाव लेती हुई पूर्व दिशा में बहने लगती है और जाके प्रयागराज में गंगा में ये मिलती है। अब आप सोचने वाली बात है कि क्या यमुना नदी की मति भ्रष्ट हो गई कि इतना लंबा चक्कर, इतना घुमाव करती हुई ये आई? इसके लिए तो बहुत सरल था कि मैदानों में आके जब ये दक्षिण पश्चिम की ओर बहती थी तो वो सीधी प्रवाहित होती हुई जाके अरब सागर में मिल जाती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका अर्थ ये है कि जहाँ ये दोनों सिस्टम मिलते हैं वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसके ऊपर अध्ययन करने की आवश्यकता है। हाँ, हम लोगों ने, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मेरी एक्सपर्टाइज ग्लेशियोलॉजी में है, तो हमने ग्लेशियर इन्वेंट्री के लिए हिमालय के सभी बेसिन्स का एनालिसिस किया था। लेकिन इसमें यहाँ क्या हुआ कि हमको 1 फुट स्केल के ऊपर इन एंटी स्टेलर सिस्टम से बेसिन एनालिसिस हमने किया। 1 × 2 करोड़ का अर्थ है कि मानचित्र के ऊपर अगर 1 यूनिट होगा तो ग्राउंड में 2 करोड़ यूनिट होंगे। जैसे मान लीजिए अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ग्राउंड में 2 करोड़ सेंटीमीटर होंगे। अतः तो ये फर्स्ट ऑर्डर बेसिन्स, क्योंकि स्टेलर सिस्टम से तो हमने देखा कि छोटे छोटे नाले जब मिलते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर बनता है, लेकिन यहाँ पर इनवर्स स्टेलर सिस्टम से जो इस स्केल में जो महत्वपूर्ण नदियाँ बनी तो उन्हें फर्स्ट ऑर्डर बेसिन कहा गया। अतः हमारा हिमालय में 2 फर्स्ट ऑर्डर बेसिन हैं। एक का नाम है इंडस फर्स्ट ऑर्डर बेसिन, जो कि आपने नदियों का समूह देखा जो सब प्रवाहित होकर अरब सागर में मिलता है, और दूसरा गंगा फर्स्ट ऑर्डर बेसिन जो कि पूर्व दिशा में बहकर बंगाल की खाड़ी में मिलता है। हाँ, अब यहाँ फर्स्ट ऑर्डर बेसिन्स आपने देखा, बाईं ओर फर्स्ट ऑर्डर बेसिन है और दाईं तरफ से फर्स्ट ऑर्डर गंगा का बेसिन है। लेकिन इसमें आप 2 विभिन्न प्रकार के रंग देख रहे हैं। ये हैं सेकंड ऑर्डर बेसिन्स के। इसी ये थर्ड ऑर्डर बेसिन्स हैं हिमालय के, ये फोर्थ ऑर्डर बेसिन्स हैं हिमालय के। लेकिन हिमालय सभी जानते हैं कि यंगेस्ट माउंटेन सिस्टम है और हाईली टेक्टोनिक एक्टिविटी से भरपूर है, इसलिए हमें 5th ऑर्डर बेसिन में भी जाना पड़ा। लेकिन यहाँ हमें स्केल परिवर्तित करनी पड़ी और हम बहुत लार्ज स्केल में चले गए, जैसे 1 × क्वार्टर मिलियन स्केल में चले गए। तो इस प्रकार 5th ऑर्डर बेसिन में हमको प्रवेश। तो आपकी जानकारी के लिए मैं इतना बताना चाहता हूँ कि इंडस फर्स्ट ऑर्डर में 2 सेकंड ऑर्डर बेसिन है, 5 थर्ड ऑर्डर बेसिन है, 13 5th ऑर्डर बेसिन है,
और 87 फिफ्थ ऑर्डर बेसन है, 87 फिफ्थ ऑर्डर बेसन है। उधर गंगा फर्स्ट ऑर्डर बेसन में 2 सेकंड ऑर्डर बेसन है, 5 थर्ड ऑर्डर बेसन है, 23 फोर्थ ऑर्डर बेसन है और 42 फिफ्थ ऑर्डर बेसन है। हाँ, अब ये बात स्पष्ट हो गई कि ये दोनों फर्स्ट ऑर्डर बेसिस के कंजंक्शन में ही हमारा क्रिटिकल एरिया है, जिसका कि हमको विस्तार से अध्ययन करना है। अगर हम हायर ऑर्डर बेसिस में जाएं तो पश्चिम में सतलुज फर्स्ट ऑर्डर बेसिन और पूर्व में भागीरथी फर्स्ट और फोर्थ ऑर्डर बेसिन। पश्चिम में सतलुज फोर्थ ऑर्डर बेसिन और पूर्व में भागीरथी फोर्थ ऑर्डर बेसिन। इनके बीच में हमारा टारगेट बेसिन है और ये बेसिन, इसका बेसिन को हमने इसका नामकरण किया गया है यमुना फोर्थ ऑर्डर बेसिन। तो अब मैं आगे यमुना फोर्थ ऑर्डर बेसिन की ही विचित्रताओं के ऊपर बात करता रहूँगा। ये एक मानचित्र है, बनाया गया है, जिसमें यमुना फोर्थ ऑर्डर बेसिन दिखाया गया है। उत्तर पूर्व पश्चिम में सतलुज फोर्थ ऑर्डर बेसिन है और पूर्व में, दक्षिण पूर्व में भागीरथी फोर्थ ऑर्डर बेसिन है। इन दोनों के बीच में यमुना फोर्थ ऑर्डर बेसिन है और यहाँ बहुत कुछ लाइन तैयारी दिखाई गई हैं। इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूँगा। पैलियो ग्लेशिएशन, यमुना फोर्थ ऑर्डर बेसिन के पैलियो ग्लेशिएशन के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। पैलियो ग्लेशिएशन मतलब जब प्लास्टोसीन आइस एज में ग्लेशिएशन बहुत दूर तक फैला था, तो हिमालय में भी ये ग्लेशियर जो आज 14,000 और उसके ऊपर की ऊंचाई में मिलते हैं, उस समय 5,000 फीट की ऊंचाई तक नीचे आ गए थे। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो है कांगड़ा वैली की। यहाँ ग्लेशियर्स 3,000 फीट तक आए थे। अब यहाँ पे ये यमुना फोर्थ ऑर्डर बेसिन में यहाँ अब आप एक दक्षिण पश्चिम में एक मोटी लाइन दिखाई दे रही है। इसका जो उत्तरी भाग है ये टोन्स फिफ्थ ऑर्डर बेसिन है, फिफ्थ ऑर्डर बेसिन है, जिसका नोमेनक्लेचर किया गया है टोन्स फिफ्थ ऑर्डर बेसिन। और दक्षिण पूर्व में यह है यमुना फिफ्थ ऑर्डर बेसिन। और एक डॉटेड लाइन पूरे क्षेत्र में बताई गई है। इसके भीतरी भाग में जो है ये है पैलियो ग्लेशिएटेड टेरेन। यमुना फोर्थ ऑर्डर बेसिन में इतना क्षेत्र पैलियो ग्लेशिएशन के समय में ग्लेशियर से भरा। यहाँ कुछ डाटा जो मैंने कैलकुलेट किया है वो मैं आपको प्रस्तुत करना चाहूँगा जल्दी में। बेसिन एरिया टॉन्स फिफ्थ ऑर्डर बेसिन का है 4,876.7 स्क्वायर किलोमीटर और यमुना फिफ्थ ऑर्डर बेसिन का है 2,213.75 स्क्वायर किलोमीटर। आज के दिन में जो ग्लेशियराइज्ड एरिया है वो मात्र टोन्स फिफ्थ ऑर्डर बेसिन में है, जिसका एरिया 152.19 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि टोटल बेसिन एरिया का 3.25% है। और उधर यमुना फिफ्थ ऑर्डर बेसिन में आज की तारीख में कोई भी ग्लेशियर नहीं है। लेकिन पैलियो ग्लेशिएटेड एरिया जब हम बात करते हैं तो टोन्स फिफ्थ ऑर्डर बेसिन में 1,713.13 स्क्वायर किलोमीटर उस टाइम में ग्लेशियराइज्ड एरिया था, जो कि टोटल एरिया का 35.13% रहा। और इधर यमुना में फिफ्थ ऑर्डर बेसिन में पैलियो ग्लेशिएटेड एरिया 609.38 स्क्वायर किलोमीटर था। अब एस्टिमेटेड वाटर कंटेंट ऑफ द पास्ट। अब ये कैलकुलेशंस बहुत एडवांस कैलकुलेशंस है
एक है कि 3,08,340 मिलियन क्यूबिक मीटर का जो मेल्ट वाटर है वो इसमें से निकल चुका है, और उधर 1,000, उधर मतलब यमुना फिफ्थ ऑर्डर बेसिन में 1,09,620 मिलियन क्यूबिक मीटर है। यदि हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो ग्लेशियराइज्ड एरिया का पर स्क्वायर किलोमीटर में 125 मिलियन क्यूबिक मीटर वाटर डिस्चार्ज हो चुका है। ये बात थी पहले ग्लेशिएशन की। अब हमारा जो टारगेट बेसिन है यमुना फोर्थ ऑर्डर बेसिन, इसमें क्या विशेषताएं हैं जरा उसकी भी अब हम चर्चा करते हैं। तो मैं एक क्षेत्र में है, उस क्षेत्र के मध्य में है, उसे पोंटा दून एरिया कहलाया जाता है। वो पार्टली हिमाचल प्रदेश में है और पार्टली उत्तराखंड में है। तो ये पोंटा दून एक लॉन्गिट्यूडनल वैली है जिसका एक्सेस शिवालिक रेंज के पैरेलल है, और ये कलेसर के शिवालिक बेल्ट के कलेसर नामक स्थान से उत्तर में है। नेक्स्ट, हाँ, ये एक स्पेस इमेजरी है, बहुत पुरानी स्पेस इमेजरी है। इसका मैं इसी इमेजरी को मैं आपको बार बार आगे दिखलाऊंगा और उसमें विभिन्न डाटा प्रस्तुत किया जाएगा। अब ये है यमुना फोर्थ ऑर्डर बेसिन का। तो सबसे पहले आंख खींचने वाला एक हरे रंग का एक उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व की अलाइंड एक मास है, ये है शिवालिक रेंज। यहाँ शिवालिक रेंज एक जगह से कटी हुई है। ये एक फॉल्ट है जिसको हम कहते हैं यमुना टीयर फॉल्ट। इसके बारे में मैं आगे बात करूँगा, लेकिन विशेषताओं में सबसे बात यह है कि यहाँ पे 5 नदियाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस वैली में आके मिलती हैं। जैसे बाईं ओर बाटा नदी, उसके ऊपर गिरी नदी, फिर दाईं ओर मतलब पूर्व दिशा में टोंस नदी, उसके पूर्व में यमुना नदी और उसके पूर्व में अगला नदी। लेकिन इस वैली में, पोंटा दून की वैली में, ह्यूज पाइल ऑफ सेडिमेंट्स वहाँ पे उपस्थित हैं। इतनी अधिक मात्रा में सेडिमेंट्स हैं जो कि हम जियोलॉजिकली स्पीकिंग, जो आज जो नदी प्रवाहित हो रही है उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि इतने अधिक मात्रा में वो सेडिमेंट्स ले आए। इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ, छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप स्क्रीन के ऊपर पोंटा नामक स्थान जहाँ हरा बैंड है ब्रेक में, वो वहाँ दिखाई दे रहा है, और उस ब्रेक में टीयर फॉल्ट में कलेसर नामक स्थान दिखाई दे रहा है। इन दोनों स्थानों की दूरी 14 किलोमीटर की है, और इन 14 किलोमीटर में इनका एलिवेशन डिफरेंस मात्र ओनली 10 मीटर है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस पूरे क्षेत्र में कितना ह्यूज पाइल ऑफ सेडिमेंट है। ड्रेनेज एनालिसिस खास विशेष। अब आते हैं हम टेरेस एवेल्युएशन इन यमुना फिफ्थ ऑर्डर बेसिन पोंटा दून क्षेत्र में। तो टेरेस क्या होते हैं ये तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अब आगे देखते हैं। असल में इस पूरे यमुना फोर्थ ऑर्डर बेसिन में 5 सबसे प्राचीनतम टेरेसेस हैं जिनका अध्ययन किया गया, और बड़े ही महत्वपूर्ण टेरेसेस हैं। उस टेरेस का नाम है आदि बद्री टेरेस। आदि बद्री नामक स्थान पर ये टेरेस मेरे द्वारा खोजा गया है। ये स्थान हरियाणा और हिमाचल के बॉर्डर पर स्थित है। इसकी वास्तव में is located on the ridge just south of Himalayan frontal fault, जो कि जगाधरी से 30 किलोमीटर उत्तर की तरफ है। और यहाँ पे एक
जिस जिस टेरेस की मैं बात कर रहा हूँ, लोकली उस जगह को कहते हैं ईंटों वाली धार, जो कि वहाँ एक नदी भी बहती है। हाँ, ये फोटोग्राफ देखिए, येलो रंग से मैंने आदि बद्री टेरेस यहाँ दिखलाने का प्रयत्न किया है। में फ्लैटिस्ट पोर्शन दिखाई दे रहा है, वो है ईंटों वाली धार, आदि बद्री टेरेस। और इधर ये जो नदी प्रवाहित हो रही है, ये सोम नदी है। ये एक सीजनल नदी है। इसका जन्म शिवालिक रेंज में होता है, और ये जब अधिक मानसून सीजन में इसमें पानी आता है, लेकिन जब ड्राई सीजन आता है तो इसमें पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है। अब चलिए देखते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस साइड में एक्सकवेशन की थी। चलिए देखते हैं कि क्या हुआ। हाँ, उन्होंने पिट्स ओपन किए, ईंटों वाली रिज में पिट्स ओपन किए, और इस साइड का नाम दिया ABR2। ABR स्टैंड्स फॉर आदि बद्री 2। तो चलिए मैं आपको एक बड़े पिट में लेके चलता हूँ। ये बड़ा महत्वपूर्ण पिट है मेरी दृष्टि में। इसमें आप देखेंगे कि छोटे बड़े अलग अलग साइजेस के पेबल्स एम्बेडेड हैं। हरे रंग से इन एरोस का पेबल दिखलाया है। इन पेबल्स में दो बातें हैं। पहली बात है कि इन पेबल्स में पॉलिशिंग हुई है। पॉलिशिंग होने का अर्थ ये है कि पेबल्स दूर से यहाँ लाए गए हैं और जिसमें वही पॉलिशिंग हुई। दूसरे, अगर हम इनकी ये पेबल्स हैं किस रॉक्स के, अब जियोलॉजिस्ट हूँ तो रॉक्स की बात तो करनी ही पड़ेगी, हैं किस रॉक्स के। इन रॉक्स हैं हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड क्वार्ट्जाइट्स। अब एक प्रश्न पैदा होता है कि ये मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं। तो जल्दी में मैं आपको बताता चलूँ कि रॉक्स 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है इग्नियस रॉक, जैसे जो वोल्केनिक इरप्शन से बनती हैं, जैसे बेसाल्ट। दूसरी होती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, जो समुद्र के में जिनका जन्म होता है। और तीसरी होती हैं, इन दोनों में अगर इनमें परिवर्तन हो जाए टेक्टोनिज्म की वजह से, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी लो ग्रेड मेटामॉर्फिक्स, हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक्स। जहाँ बहुत ज़्यादा मेटामॉर्फिज्म हो गई, वो एक हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती है। अब प्रश्न ये है कि ये एक एलियन प्रोविनेंस से ये रॉक्स आई हैं। एलियन प्रोविनेंस का मतलब इसका जन्म जो हुआ वो कहीं और हुआ, क्योंकि शिवालिक रेंज में, पूरे शिवालिक रेंज में उत्तर पश्चिम से लेके और इधर उत्तर सुदूर अरुणाचल प्रदेश के सदर्न पार्ट तक कहीं भी सेडिमेंट्री रॉक्स के अतिरिक्त कोई दूसरी रॉक नहीं है। अब ये प्रश्न पैदा होता है कि ये पेबल्स कौन से मेगा ड्रेनेज इसको एज बेड लोड लेके आई और इसको यहाँ पे उन्होंने डिपॉजिट किया। इसका अर्थ बड़ा सीधा है कि वो ड्रेनेज उस टेरेन से होके गुजरी जहाँ पे ये हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक्स थी। अर्थात ये ड्रेनेज शिवालिक रेंज के उत्तर में से ही आई है। हाँ, तो अब वो बात हुई आदि बद्री एक टेरेस की। अब इस प्रकार से 4 टेरेसेस और हैं। सबसे पहला एक और टेरेस है, उसका नाम है सूदा वाला टेरेस। ये जो घना एक रंग यहाँ दिखाई दे रहा है, एक सर्कुलर पोर्शन है, और इस टेरेस में भी यही स्थिति है, यही मेटामॉर्फिक पेबल्स। फिर उधर बाटा के उत्तर में बाटा टेरेस है, वहाँ भी यही स्थिति है। इधर पश्चिम में मार्कंडेय टेरेस है, उसमें भी यही स्थिति है।
और इधर आप देख रहे हैं जहाँ दो लाल रंग से लिखा है, हरे रंग का स्पिंडल शेप टेरेस है, इसमें भी यही स्थिति है। हाँ, अब ये जो एविडेंसेस अभी हमने डिस्कस किए, ड्रेनेज एनालिसिस डिस्कस किया, टेरेस स्टडीज की, तो इससे तो बात क्लियर स्पष्ट हो गई कि एक मेगा ड्रेनेज इन टेरेसेस को में हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक के पेबल्स को एज बेड रॉक लेके आई और वहाँ पे उसको डिपॉजिट किया। तो ये बात, हाँ, एक मैं छोटी सी मुझसे भूल हुई, मैंने वही बताना चाहिए था। जब मैं ड्रेनेज एनालिसिस कर रहा था, यमुना फोर्थ ऑर्डर बेसिन था, तो उसमें यह था कि 5 नदियाँ वहाँ पौंटा दून में मिलती हैं। 4 नदियों का जल जो डिस्चार्ज है, अगर उसको कंबाइन कर दिया जाए तो 5वीं नदी टोंस नदी, वो भी उसमें इन 4 नदियों के डिस्चार्ज से सबसे अधिक डिस्चार्ज है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यही टोंस नदी जो है वैदिक सरस्वती थी उस काल में, और ये टोंस नदी सारे उस क्षेत्र से प्रभावित होती है जहाँ पे हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड क्वार्ट्जाइट्स मिलते हैं। तो जाहिर है अब इतने बड़ी विशाल नदी को फीड करना है, तो इसके ऊपर एक बड़ा ट्रंक ग्लेशियर रहा, और ट्रंक ग्लेशियर की भी अपनी ट्रिब्यूटरी। अब जैसे मैंने पहले कहा कि ये ग्लेशियर्स पहले प्लास्टोसीन टाइम में बहुत नीचे लेवल तक ये उतरे थे, और इस जो प्रेजेंट जो जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, उस ग्लेशियर को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जो जो पैरामीटर्स बाहर और क्लेमन ने सुझाए हैं, उन सब का प्रयोग किया गया। अब ये मैसिव ट्रंक ग्लेशियर टोंस नदी के मस्तिष्क पर विराजमान था। इसका स्नाउट होता है जहाँ पे ग्लेशियर एंड करता है, नेटवार नामक स्थान पर स्थित था, जो कि टोंस और रूपिन नदी के कॉन्फ्लुएंस के ऊपर स्थित है। ये हरकीदून एरिया में गढ़वाल हिमालय के उत्तराखंड प्रांत में स्थित है, और इस ट्रंक ग्लेशियर का नाम मैंने सरस्वती ग्लेशियर दिया। इस सरस्वती ग्लेशियर के कुछ पैरामीटर्स की बात कर देता हूँ। इसकी लंबाई 58.8 किलोमीटर थी, जिसकी एवरेज वेट 3.5 किलोमीटर रही, और जो इसका ग्लेशियराइज्ड एरिया 205.8 स्क्वायर किलोमीटर था। इस ग्लेशियर की जनरल ओरिएंटेशन साउथ वेस्ट की ओर थी, लेकिन इसका एब्लेशन जोन ने क्रिसेंट शेप को एक्वायर किया था। अब वैदिक सरस्वती वो इसके मेल्ट वाटर चैनल थे। जब एक ग्लेशियर पिघल कर इसमें से जब नदी प्रवाहित होती है तो उसे मेल्ट वाटर चैनल कहते हैं। तो वैदिक सरस्वती इस ग्लेशियर की मेल्ट वाटर चैनल थी, जो कि नाइटवार नामक स्थान पर इसके स्नाउट फ्लैम से प्रवाहित होती थी। तो ये रिकंस्ट्रक्टेड सरस्वती ग्लेशियर का मानचित्र है। नीले रंग से पूरा ग्लेशियर दिखलाया गया है, और जहाँ ये ग्लेशियर एंड होता है वो उस स्थान का नाम है नेटवार। मैंने नीले रंग से एरो देके दिखलाया है। और आज की रूपिन नदी उस समय में ग्लेशियर थी, दोनों यहीं मिलते थे। रूपिन और सुपिन ग्लेशियर इसी में फ्लो करते थे, इसी सरस्वती ग्लेशियर में फ्लो करते थे। और इसके एक्यूमुलेशन जोन में एक और ग्लेशियर था जिसे जमादार मोरिंडा कहा जाता है। और आज इसका जो रेमनेंट है, आज जो इसका अवशेष बचा है, उसका नाम है बंदरपूंछ ग्लेशियर, जिसकी अब लंबाई मात्र 9 किलोमीटर है। तो ये फोटोग्राफ बंदरपूंछ ग्लेशियर की है।
नीले रंग से जो मैंने यहाँ कुछ टर्म्स लिखी हैं, ये टेक्निकल टर्म है, अलग अलग स्थितियाँ हैं। और बीच में नीचे से दूसरे, ऊपर से दूसरे और नीचे से दूसरे एक ही बात है। स्नाउट फ्रंट जो एंड है, एरो दिया है, ये इसका स्नाउट फ्रंट है। हाँ, अब इस नदी का कोर्स क्या था? आफ्टर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सरस्वती स्नाउट फ्रंट एट नेटवार, वैदिक सरस्वती दक्षिण पश्चिम की ओर 40 किलोमीटर तक बहती रही और ये acquired very large dimensions and high discharge. From Pabbar confluence, उस समय ग्लेशियर था लेकिन आज ये नदी है। It took a southerly course और ये टॉर्चुअस मैनर में 100 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के पश्चात पोंटादून क्षेत्र में प्रवेश इसने किया। पोंटादून एरिया में अगलाड़, यमुना और गिरी नदियां इसकी सहायक नदियां बनी, वैदिक सरस्वती की सहायक नदियां बनी। इन अदर वर्ड्स, वैदिक सरस्वती फॉलोड द कोर्स ऑफ प्रेजेंट डे टोन्स रिवर इन इट्स इनिशियल स्टेजेस। अब आगे आए पोंटादून एरिया में इसने जो कोर्स अपनाया वो अलाइंड था कलसी, गरीबनाथ, पोंटा और बाटा वैलीज में, ताकि पश्चिम की ओर। ये 5th ऑर्डर बेसन का, यमुना 4th ऑर्डर बेसन का मानचित्र है, जहाँ डॉटेड जो दाईं तरफ उत्तर पूर्व की ओर डॉटेड जो क्षेत्र दिखाया है, ये ग्लेशियराइज्ड एरिया है। मेन ग्लेशियर बीच में है ना, ऊपर सरस्वती ग्लेशियर दिखलाया गया है और इसका प्रवाह मैंने जानबूझकर लाल रंग से दिखलाने का प्रयत्न किया है ताकि स्लाइड में दिख जाए। और पोंटा क्षेत्र में आने के पश्चात ये पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित करने लगी और आदि बद्री नामक स्थान पर, वो ईंटों वाला रिच जिसका मैंने आपको डिटेल पे दिखलाया था, उस स्थान से ये आदि मैदानों में ये प्रवेश कर गए। अब आदि बद्री का स्टेटस वही है जो हरिद्वार का गंगा के लिए है। हरिद्वार में गंगा मैदानों में प्रवेश करती है, उसी प्रकार आदि बद्री में सरस्वती, वैदिक सरस्वती मैदानों में प्रवेश करती थी। साउथ ईस्ट conduit across Shivalik belt at Kalisar, which is now occupied by Yamuna river, was not active at all during early stages of Vedic Saraswati evolution. और आज की प्रेजेंट डे यमुना नदी जो मैदानों में बहती है, उस समय एग्जिस्टेंस में नहीं थी। वो मात्र पोंटादून क्षेत्र में वैदिक सरस्वती की एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी थी। ड्यूरिंग फ्लड्स, वैदिक सरस्वती ट्रांसपोर्टेड मेटामॉर्फिक एंड क्वार्ट्जाइट पेबल्स दैट अकर north of Shivalik range and got deposited on terraces. तो मैंने आपको दिखलाया कि ईंटा वाले रिज में वो जो पेबल्स आए, वो यही नदी उन्होंने आके उसे डिपॉजिट किया। इस प्रकार ओल्डेस्ट टेरेसेस ऑफ आदि बद्री, सुदामवाला, बाटा, गरीबनाथ और मारकंडा वैलीज में ये वैदिक नदी के रेमनेंट टेरेसेस हैं। इस प्रकार वैदिक नदी के वैज्ञानिक आधार पर इसकी खोज इस प्रकार हिमालय में की गई। अब आगे इसका दूसरा भाग में अभी आता हूँ। सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज लीडिंग टू डेसिकेशन ऑफ वैदिक सरस्वती। अब इसे सूखने की प्रक्रिया, टेक्टोनिक प्रोसेसेस के कारण पृथ्वी में उस यमुना 4th ऑर्डर में बड़ी हलचल हुई, बहुत मैसिव अर्थक्वेक्स एक्टिविटी जनरेट हुई और यमुना टीयर फॉल्ट रीएक्टिवेट हुआ। इस प्रोसेस के कारण इस नदी ने यहाँ पे सेडिमेंट्स को बहुत तेजी से इरोड करना शुरू कर दिया, क्योंकि इस मैसिव अर्थक्वेक के कारण वो सेडिमेंट्स लूज हो। इस
के सूखने की प्रक्रिया में 4 मुख्य घटनाएं घटी। तो मैं आता हूं पहली घटना, यह है इमरजेंस दृष्टवती नदी का जन्म। Accordingly, Vedic Saraswati now started flowing through Yamuna Tier 4. अब वो इतना उसने उसको लूज सेडिमेंट्स को इरोड कर दिया कि जो वैदिक सरस्वती थी वो इस फॉल्ट जोन में, जो कि मैंने आपको उस स्पेस इमेजरी में दिखलाया था कि एक ब्रेक है शिवालिक रेन का, उसके थ्रू से ये बहने लगी। और ये मेन ड्रेनेज थे राजस्थान में, आज के राजस्थान में सूरतगढ़ नामक स्थान पर ये मेन ड्रेनेज से मिलने लगी, ज्वाइन करने लगी। और इस जो नई ड्रेनेज पैदा हुई, जो उसका प्रवाह हिमालय से यमुना टीयर फॉल से होकर हुआ, इसे दृष्टवती इसका नाम है नदी का, जिसका ऋग्वेद में भी वर्णन है। तो ये स्केच है, आप देखें उत्तर पश्चिम की ओर डॉटेड दिखलाया है, एक वो सरस्वती ग्लेशियर दिखाया है, लाल रंग से प्रवाहित है। और इधर यमुना टीयर फॉल यहाँ पे है, इससे ये प्रवाहित होकर दृष्टवती और ये सूरतगढ़ है। तो अब इसका जो प्रवाह आदि बद्री से होके चलता था वो सूखने लग गया। हाँ, अब दूसरी घटना, तो इस तरह से पहले तो दृष्टवती का जन्म हुआ। अब दूसरी घटना, इमरजेंस ऑफ बाटा मारकंडा डिवाइड, बाटा मारकंडा डिवाइड की उत्पत्ति और कंस्ट्रक्टेड कैचमेंट एरिया ऑफ वैदिक सरस्वती। अब साथ साथ उस टेक्टोनिक एक्टिविटी के साथ साथ क्या हुआ कि स्पेस इमेजरी में वो स्थान दिखलाऊंगा आपको कि ओरोग्राफिक फीचर एक डेवलप होना शुरू हो गया, जिसे कि मैंने नाम दिया है बाटा मारकंडा डिवाइड। ये जो अपलिफ्ट जोन हुआ, एक लगभग 30 मीटर तक अपलिफ्ट हुआ और फलस्वरूप यहाँ पे वैदिक सरस्वती कैप्चर हो गई। अब वो एंटायरली दृष्टवती कंटूर को से फॉलो करने लगी, यमुना टीयर फॉल से प्रवाहित होने लगी और बाटा नदी का। हाँ, उत्तर पश्चिम में आप मैंने स्पेस इमेजरी के एक काले रंग का निशान लगाया है और बाटा मारकंडा डिवाइड लिखा हुआ है। ये होने से ये जो वैदिक सरस्वती का भाग था, जो कि आदि बद्री से ये मैदानों में प्रवेश करता था, ये कैप्चर हो गया और इसका ये फ्लो इस दिशा में बहने लगा और ये आज की ये बाटा नदी का जन्म हुआ। ये वैदिक सरस्वती के सूखने की पहली स्टेज प्रतिक्रिया शुरू हो गई। आदि बद्री से लेकर शतुद्री, जो पटियाला के 25 किलोमीटर दक्षिण में शतानन नामक स्थान पर वैदिक सरस्वती से मिलती थी, तो आदि बद्री से लेके इस स्थान तक ये नदी सूख गई। तो दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द ड्राइंग अप ऑफ वैदिक सरस्वती। तीसरी प्रक्रिया क्या हुई? टिल्टिंग ऑफ द ईस्टर्न ब्लॉक एंड माइग्रेशन ऑफ दृष्टवती रिवर्स। ये जो हलचल हुई, टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई, इसने क्या किया कि पूर्वी ब्लॉक को टिल्ट कर दिया। फलस्वरूप the resultant impact of this process was initiation of migration of Drishdvati towards southeast. फलस्वरूप दृष्टवती got detached from Vedic Saraswati from Surutgarh and और बाद में
ये चंबल नदी से जाके अटैच हुई, लेकिन वहाँ भी इसका मन नहीं भरा, फिर ये वहाँ से और माइग्रेट हुई और प्रयागराज में जाकर गंगा नदी में मिली। अब ये माइग्रेशन के जो एविडेंसेस हैं ये ग्राउंड पे आज भी मौजूद हैं। तो ये माइग्रेशन जो दृष्टवती नदी की मैं बात कर रहा था, सूरतगढ़ से डिटैच हो गई और ये पहले चंबल नदी में आके मिली, क्योंकि ब्लॉक टिल्ट हो चुका है, और बाद में जाके ये पूर्व में प्रयागराज में गंगा में मिल गई। अब आप देखिए कि ये जो ग्लेशियर का सारा प्रवाह वैदिक सरस्वती का, तो यहाँ दृष्टद्युति में चला गया और ये पूरा क्षेत्र में ये नदी सूख गई। लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत जल शतुद्री से इसमें प्रवाहित होता रहा। हाँ, चौथी घटना, शिफ्ट इन कोर्स ऑफ सतलुज, जिसका कि वेदों में शतुद्री नाम दिया गया है। शतुद्री ये घटना वैदिक सरस्वती के कंप्लीट डिसअपीयरेंस की बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है। अर्ली स्टेजेस में सतलुज नदी रोपण नामक स्थान पर पंजाब में प्रवेश करती थी। रोपण, जिसे आजकल रूपनगर भी कहते हैं, वहाँ से ये इसका जो आज प्रेजेंट कोर्स है वो कोर्स नहीं था। उसमें ये साउथ 10 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन में बहती थी और ये पटियाला के 25 किलोमीटर दक्षिण में शताना नामक स्थान पर वैदिक सरस्वती में मिलती थी। The present course of the Satluj from Ropar westward is a very recent phenomenon. अब एक दूसरी प्रक्रिया प्रारंभ हुई with gradual heaving of Aravali domain along। अब अरावली पर्वतमाला जो जिसके की ओरिएंटेशन, जिसका की एक्सिस नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट है और प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में है, इसमें कुछ हलचल होनी प्रारंभ हुई। हलचल का मतलब टेक्टोनिक शुरू हुई और इसके नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन पंजाब एलुवियल प्लेन जो सेडिमेंट्स के नीचे एक रिज है जिसका नाम लाहौर सरगोदा हिडन रिज है, उसमें हलचल हुई और वैदिक सरस्वती हुई और सतलुज को पश्चिम की ओर शिफ्ट होने के लिए बाध्य होना पड़ा, मजबूर हो गई, उसे बाध्य होना पड़ा। दिस प्रोसेस continued progressively and forced Satudri to deflect abruptly from Vedic Saraswati confluence and start shifting westwards। हाँ, तो मैंने बात की थी, मैंने जो कहा कि दृष्टद्युति पूर्व दिशा की ओर माइग्रेट कर गई। एविडेंस, ये सामने एविडेंस है सतलुज का। ये अलग जो रेखाएं आप देख रहे हैं, ये सतलुज नदी के माइग्रेशन की पैलियो चैनल्स, आज भी ये चैनल्स दिखती है। और इधर ऊपर रूपनगर है और ये यहाँ से डिफ्लेक्ट होकर पश्चिम दिशा में रूपनगर से पूर्व ड्यू वेस्ट में ये प्रवाहित होने लगी। अब ये जो सरस्वती का ये जो पूरा प्रवाह था, एक नाला आज में से बुढ़ा नाला कहते हैं। जब भी मॉनसून में फ्लडिंग होती है इस नाले में भी जल आ जाता है। नेक्स्ट, हाँ, अब अंत में इसका क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट ऑफ above referred events forced Vedic Saraswati to change itself drastically। वो महान विशाल नदी जिसका कि हिमालय में वर्णन है, जिसका कि वेदों में वर्णन है, अब
उसकी स्थिति मात्र सीजनल स्ट्रीम की, वर्षा हो जाए तो थोड़ा बहुत जल प्रवाहित होता था, वर्षा नहीं हुई तो पूरी तरह से सूख गई। इस प्रकार पूर्व में दृष्टवती सरस्वती से डिटैच हो गई, पश्चिम में शतुद्री सतलुज सरस्वती से डिटैच हो गई, और सरस्वती नदी की जो वैदिक सरस्वती की जो हालत हुई, उसे लगा कि वो हमसे रूठ गई, और इस प्रकार ये पूरी तरह से सूख गई। This is definitely not the end, but a revival of an heritage. धन्यवाद। आपने मुझे इतनी देर तक ध्यान से सुना, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। ये हाईली टेक्निकल सब्जेक्ट है और मैंने बहुत प्रयत्न किया है कि बहुत सरल शब्दों में इसको प्रस्तुत करूं।